गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे 12th क्लास के चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। कंटिन्यूटी को हिंदी में बोलते हैं सान्तत्यता और डिफरेंशिबिलिटी को बोलते हैं अवकलनीयता। तो हम सान्तत्यता और अवकलनीयता की बात करेंगे। सान्तत्यता की सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। यदि इसके हिंदी के मीन की बात करें कि इसका हिंदी मीन क्या होता है और उसको किस प्रकार से हम सॉल्यूशन करते हैं, ये हम बात करते हैं। पहले सबसे पहले सतत या कंटिन्यू। सतत या कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ कि कोई सा भी फंक्शन है, वो दिया गया फंक्शन उस बिंदु पर कंटिन्यू है या नहीं, ये चेक करेंगे। तो वो कंटिन्यू होने का मतलब कोई सा भी फंक्शन होगा। मान लिया कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब ये जो y इक्वल टू एफ एक्स है, ये हमारे पास किसी भी इंटरवल में परिभाषित हो सकता है। वो मान लिया हमने, माना ओपन इंटरवल भी हो सकता है, क्लोज इंटरवल भी हो सकता है। मैंने यहां पे लिखा क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित है, ए बी में परिभाषित है। अच्छा, ए बी में परिभाषित है, इसमें एक बिंदु लेते हैं हम सी, जिस पर हम बात करेंगे कि ये कंटिन्यू है या नहीं। तो मान लिया कि बिंदु क्या है सी, सी इज बिलोंग्स टू ए टू बी के लिए। देखना इसका मतलब क्या होता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा, हमने इंटरवल कौन सा लिया है, क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल का मतलब ए और बी दोनों बिंदुओं पर परिभाषित है। दोनों बिंदुओं पर परिभाषित होने का मतलब मान लिया बिंदु ए तो ले लिया इस जगह और बी बिंदु ले लिया इस जगह। इन दोनों में बीच में कहीं पर भी कोई बिंदु हो सकता है जो इसमें बिलोंग करता है। तो मान लिया एक बीच में बिंदु हो गया सी, वो इस जगह बिंदु सी हो गया। इस बिंदु सी पर हमें चेक करना कि दिया गया फलन कंटिन्यू है या नहीं। अब यदि हम देखने से बात करें, कंटिन्यू का मतलब है कि वो कंटिन्यू है या नहीं। तो यदि इसको हम इस प्रकार से डायग्राम से देखें तो ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यू फंक्शन है। इसको मैथमेटिकल रूप से भी आपको पढ़ना है। इस बिंदु सी की बात करते हैं, इस बिंदु सी पर कंटिन्यू फंक्शन है या नहीं है। तो मान लिया कंटिन्यू होने का मतलब कि इससे जस्ट इधर, यानी कि इसके जस्ट इधर इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, इसके जस्ट इधर इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। यानी कि इस पॉइंट से अल्पांश वैल्यू इधर और अल्पांश वैल्यू इधर, उसके साथ साथ इस वैल्यू पर भी, यानी इस दिए गए पॉइंट के बिल्कुल माइनर सा इधर और माइनर सा उधर, दोनों चीजें साथ साथ इस पॉइंट सी पर भी। यदि इन तीनों पर ये हमारे पास कंडीशन लागू हो जाती है कि तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है, यदि तीनों की वैल्यू इक्वल आती है तो फंक्शन की वैल्यू, हमारे फंक्शन कैसा कहलाएगा, कंटिन्यू फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, इसके जस्ट इधर हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके जस्ट उधर हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। इधर तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर राइट हैंड लिमिट। और जो अल्फांश वैल्यू बात करते हैं, वो अल्फांश हमारे पास क्या है, एच, अल्फांश एच। एच का मतलब हो गया लगभग जीरो है लेकिन जीरो नहीं है, यानी कि एच टेंडिंग्स टू जीरो। एच की वैल्यू जीरो के लगभग है लेकिन जीरो नहीं है, एच टेंडिंग्स टू जीरो। तो अब कंटिन्यू होने का मतलब ये हुआ कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इस फंक्शन की तीनों की वैल्यू भी, यानी कि फंक्शन के कंटिन्यू होने के लिए आवश्यक शर्त ये है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू यदि तीनों इक्वल होती है तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, कंटिन्यू फंक्शन कहलाएगा या फिर सतत फलन कहलाएगा। तो हम इसकी गणितीय परिभाषा, गणितीय परिभाषा, लेफ्ट हैंड लिमिट, बिंदु सी की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट ये इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और फंक्शन की वैल्यू किस पे होनी चाहिए, सी पर। फंक्शन की वैल्यू किस पे होनी चाहिए, सी पर। तीनों होनी चाहिए बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब फंक्शन हमारे पास कौन सा है, एफ एक्स, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी नेगेटिव, सी नेगेटिव यानी इधर की बात करें, सी नेगेटिव, नेगेटिव दिशा से इधर की तरफ जा रहे हैं लगभग यहां तक, सी नेगेटिव इक्वल टू होना चाहिए लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी पॉजिटिव इक्वल टू एफ सी। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा, फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स, ये भी एफ एक्स, यानी कि दिए गए फंक्शन की सी से नेगेटिव वैल्यू, दिए गए फंक्शन की सी से पॉजिटिव वैल्यू। अब हम अल्फांश में इसको हम तोड़ते हैं और बिंदु हमारे पास कौन सा दे रखा है, सी। तो एक्स के स्थान पे हम क्या लिख देते हैं, सी, लेकिन सी से जस्ट कम हो रहा है और सी से जस्ट जुड़ रहा है। अल्फांश यहाँ से सी कम हो रहा है, सी से जस्ट अल्फांश वैल्यू एच कम हो रही है और यहाँ पे सी में अल्फांश वैल्यू जुड़ रही है। तो ये तो हो जाएगा सी माइनस एच, ये हो जाएगा सी प्लस एच। तो लिमिट
h टेंडिंग्स टू 0, क्योंकि उसको हम मेंशन करने वाले हैं यहाँ पे, h टेंडिंग्स टू 0 एफ सी माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ सी प्लस एच इक्वल टू एफ सी। ये आपने गणितीय परिभाषा हो गई इसके कंटिन्यू होने के लिए। दिए गए फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर जिस पर हम चेक कर रहे हैं, यदि ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हो जाती है तो हम बोलेंगे दिया गया फलन कंटिन्यू फलन है। ग्राफ से हम इसको स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये इसकी राइट हैंड लिमिट और ये पॉइंट, ये तीनों वैल्यू इस जगह पे बराबर हो जाती है तो हम बोलेंगे फंक्शन सतत फलन है। और ये अल्फांस वैल्यू हमारे पास h है। h मैंने पहले भी बता दिया कि 0 नहीं है, लेकिन 0 की ओर टेंड कर रहा है, लगभग 0 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 c माइनस एच एफ सी प्लस एच एफ सी। सी वो पॉइंट है जिस पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। अब यदि किताब में हर बार यही चेक किया जाता है कि सी की जगह ए ले लिया जाता है, यानी कि किसी बिंदु ए पर, तो हम अपनी हैबिट के हिसाब से इसको हम ए पढ़ सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे इंटरवल ए और बी में पॉइंट सी लिया है तो इसको हम ए की जगह भी पढ़ सकते हैं, या इसको हम डायरेक्ट यदि अपने तरीके से याद रखें तो किसी बिंदु ए के लिए, किसी बिंदु ए के लिए, किसी बिंदु ए के लिए कंटिन्यूटी हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ए माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए। यहां तक क्लियर। अब यहां से यदि एक चीज देखें तो a माइनस एच ए प्लस एच, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि इक्वल होती है तो हम बोलते हैं वहां लिमिट का एग्जिस्टेंस होता है। लिमिट का एग्जिस्टेंस होने का मतलब ये हुआ कि सीमा का अस्तित्व है। अब यदि कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो पहले हमारे पास लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि लिमिट का अस्तित्व है तभी हम उसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। यानी यह बोलें कि यदि कोई फलन सतत फलन होता है तो वो डेफिनेटली उसकी लिमिट का अस्तित्व होगा। तो सीमा का अस्तित्व प्रत्येक सतत फलन में होता है। कुछ बातें हम सिद्ध करेंगे और कुछ हमें इसको पहले से समझ के चलनी है। जैसे कि कुछ चीजें जो है वो हमको याद रखनी है इसलिए क्योंकि जब हम अवकलन पढ़ेंगे और अवकलन में वहां से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है लांगराज प्रमेय और एक रोल प्रमेय। रोल प्रमेय और लांगराज प्रमेय में हम 3-4 कंडीशन चेक करते हैं, जहां हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक हम नहीं कर सकते उतना लॉन्ग मेथड। तो आपको यह ध्यान रखना कि कौन कौन से फलन तो ऐसे हैं जो हमेशा संतत होते हैं, कौन कौन से फलन ऐसे हैं जो असंतत या असतत होते हैं। तो यदि हम ग्राफ से देखें कि साइन एक्स या फिर साइन थीटा, तो साइन थीटा का ग्राफ आपको यदि पता है तो साइन थीटा का ग्राफ इस प्रकार से होता है। यहां से मैं इसको उधर बता देता हूं। जैसे साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है कुछ इस प्रकार से होता है, और इसी प्रकार यानी कहने का मतलब ये अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत है। देखो कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा है, और इसी प्रकार इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार यदि बात करें कोस एक्स की, तो कोस एक्स का भी कुछ इस प्रकार से कंटिन्यू होता है। तो साइन एक्स और कोस एक्स, त्रिकोणमितीय फलन में साइन एक्स व कोस एक्स 2 ऐसे फलन है जो हमेशा अपने प्रांत के परिभाषित सभी बिंदुओं पर संतत होते हैं। अच्छा, कुछ डेफिनेशन है जो हमने 11th क्लास में फलन के विशिष्ट प्रकार पढ़े थे। फलन के विशिष्ट प्रकार में एक फलन का प्रकार था हमारे पास तत्समक फलन। तत्समक फलन को मैथमेटिक रूप में लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो तत्समक फलन भी अपने प्रांत के सभी परिभाषित बिंदुओं पर संतत होता है या फिर सतत होता है। इसी प्रकार एक होता है अचर फलन। अचर फलन का मतलब एफ एक्स इक्वल टू सी, यानी कि इनपुट कुछ भी रखे लेकिन आउटपुट चेंज नहीं हो, तो वो फलन भी हमेशा संतत फलन कहलाते हैं। इसी प्रकार यदि बात करें हम e की पावर x, e की पावर या x या a की पावर x, जिसको हम बोलते हैं चरघातांकी फलन, और चरघातांकी फलन भी अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत फलन होते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें त्रिकोणमितीय फलन में, तो साइन और कोस होता है। लोगरिथम फंक्शन log x अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर भी संतत होता है। ये हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे वैसे हम इसको आगे पढ़ते रहेंगे। एक होता है हमारे पास बहुपद फलन। बहुपद फलन क्या होता है? बहुपद फलन हो सकता है अचर
अचर तो इसमें काउंट हो गया। इसी प्रकार जिसमें रेखिक हो सकता है, द्विघात हो सकता है, त्रिघात हो सकता है, यानी कि बहुपदीय या फिर पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत होता है। और एक होता है निरपेक्ष मान फलन। निरपेक्ष मान फलन किसको बोलते हैं? मॉड्यूलस फंक्शन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब कि उस फंक्शन में दी गई वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। और मॉड्यूलस फंक्शन या निरपेक्ष मान फलन के जो क्वेश्चन हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये हम डिटेल से यहां से बड़ा क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है। तो निरपेक्ष मान फलन भी हमेशा अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत फलन होता है। अच्छा, अब हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि कौन कौन से फलन है वो हमेशा संतत होते हैं और कौन कौन से फलन है जो असंतत होते हैं, ताकि आपको आगे कम डिफिकल्टी आए। सर्वत्र सतत फलन, एक तो होता है त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय में भी कौन सा? साइन एक्स और कोस एक्स। फिर है तत्समक फलन। तत्समक फलन, और तत्समक फलन को बोलते हैं हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये भी हमेशा सतत फलन है। इसी प्रकार चरघातांकी फलन, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, ये हमेशा चरघातांकी फलन होते हैं, ये भी सतत फलन होते हैं। फिर है लघु गुणक फलन, लोगरिथम फंक्शन। और लोगरिथम फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू log एक्स, ये भी हमेशा सतत होता है। सिद्ध भी हम इसको आगे कर सकते हैं और इनके ग्राफ भी हमें पता है। इसी प्रकार एक होता है निरपेक्ष मान फलन। निरपेक्ष मान फलन, निरपेक्ष मान फलन क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। अच्छा, ये है निरपेक्ष मान फलन। अब यदि इसमें हम कोई वेरिएबल जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, वो भी हमेशा निरपेक्ष मान फलन रहता है। तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस मोड एक्स, या एक्स माइनस मोड एक्स, या फिर गुणा एक्स इंटू मोड एक्स। भाग इसमें पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हमारे पास निरपेक्ष मान फलन है। एक होता है बहुपद फलन। बहुपद फलन, बहुपद फलन होता है एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब डॉट 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 an एक्स की पावर n, यानी एक्स की कितनी भी घात के लिए वो एक बहुपद होता है और वो फलन भी सतत फलन होता है। ये आपको वहां काम आएगा जब हम एक्सरसाइज 7 पढ़ेंगे, वहां आपको सीधे सीधे ये चीजें वहां पे ध्यान से देखनी है कि ये चीजें जो है सतत होती है। अब कुछ है जो असंतत होते हैं। अब असंतत फलन कौन कौन से होते हैं वो भी हम लिख लेते हैं। असंतत फलन या असतत फलन। असतत फलन हो गया एफ एक्स इक्वल टू 1/x, x इक्वल टू 0 पर, यानी कि x इक्वल टू 0 पर कोई सा भी फंक्शन 1/x एक असतत फलन होता है। इसका रीजन ये है कि 1/x जो है यहाँ पे यदि हम 0 h टेंडिंग्स टू 0 रखते हैं तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है और जिस पे ये परिभाषित नहीं होता है, इसका मतलब ये असतत फलन है। इसी प्रकार e की पावर 1/x, x इक्वल टू 0 पर असतत होता है। इसी प्रकार साइन 1/x, कोस 1/x, ये भी x इक्वल टू 0 पर असतत होता है। इसी प्रकार हम देखें tan x और sec x, tan x और sec x, ये x इक्वल टू प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2, यानी कि विषम π/2 पर असतत होता है। इसी प्रकार cot x और cosec x, cot x और cosec x, x इक्वल टू प्लस माइनस π प्लस माइनस 2π प्लस माइनस 3π, इस पे ये असतत होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब इसका हम कंसेप्ट जो है वो लिमिट हमें आना चाहिए। लिमिट में यदि बात करें तो 11th क्लास में जो लिमिट दे रखी है वो बिल्कुल बेसिक दे रखी है और 12th क्लास की लिमिट थोड़ी सी आगे दे रखी है। यानी कि लिमिट की यदि बात करें तो 11th क्लास में हमने
किताब से भी काफ़ी आगे तक पढ़ लिया था, लेकिन इतना पढ़ लिया था कि हम इसको आगे तक 12th क्लास में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे लिमिट का चैप्टर जो है कंपटीशन के हिसाब से वैसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ से जो कंसेप्ट है बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट, ताकि आगे जो क्वेश्चन है उसमें हमें रुकावट नहीं है, क्योंकि वहाँ जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। यानी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम LHL ज्ञात कर रहे हैं और क्वेश्चन को आगे सोल्व ही नहीं कर रहे हैं और सीधा सीधा बोल देते हैं कि ये एक सतत फलन या असतत फलन है। कई बार हम उसको RHL ज्ञात करते हैं और उसमें बोल देते हैं कि असतत फलन है, तो फिर वो कन्फ्यूजन आता कहाँ से? वो कन्फ्यूजन इसलिए आता है क्योंकि हम उसको कंसेप्ट पहले पढ़ते नहीं है। तो उसका कंसेप्ट क्या है, सबसे कंसेप्ट वाली बात है वो आपको ध्यान देनी है, एक बार देखें। लिमिट पढ़ रहे हैं, सीमा, इसके फॉर्मूले वगैरह भी है। अच्छा, लिमिट यदि सोल्व करते हैं तो 7 अनिर्धारित रूप होते हैं जिसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म अलग होता है, अनडिफाइंड फॉर्म अलग होता है। अनडिफाइंड फॉर्म जो होती है वो क्वेश्चन का आंसर हो सकती है, लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म आने का मतलब कि हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं इसका आंसर क्या है, तो उस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के अलग अलग तरीके हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बायनोमियल लगा सकते हैं, वो हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था। अब देखें कि इसको कैसे कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं। अनिर्धारित रूप, अनिर्धारित रूप, इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं होता, ये होता है एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। अनिर्धारित रूप कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, एक होता है 0 अपॉन 0, एक होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एक होता है 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंटू 0, एक होता है 0 की पावर 0, एक होता है 1 की पावर इन्फिनिटी, एक होता है इन्फिनिटी की पावर 0। ये 7 फॉर्मेट। हर एक क्वेश्चन में यदि हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो लिमिट अप्लाई करने से पहले हमें देखना है कि लिमिट रखने पर हमारे पास इनमें से कौन सी फॉर्म आ रही है। यदि इनमें से कोई सी फॉर्म आ रही है तो क्वेश्चन को हमें आगे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये है हमारे पास अनिर्धारित रूप। कुछ निर्धारित रूप भी है। निर्धारित रूप का मतलब ये होगा कि यदि हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं और सॉल्यूशन करते करते हमने देखा कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ गया, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आने का आंसर इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को हम क्या पढ़ रहे थे? इन्फिनिटी को अपरिभाषित बोलते हैं, लेकिन अपरिभाषित होने का मतलब यह इसका आंसर हो सकता है। इसका मतलब सबसे बड़ी चीज ये हुई कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसकी लिमिट का आंसर यदि इन्फिनिटी आ गया, तो लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आने पर उसकी लिमिट का अस्तित्व तो नहीं होगा, उसकी लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा, लेकिन उसका आंसर इन्फिनिटी हो सकता है, यानी कि इन्फिनिटी। ये सबसे ध्यान देने वाली बात है, इन्फिनिटी। लिमिट या फिर सीमा का आंसर हो सकता है, जबकि यह सीमा का वास्तविक अस्तित्व नहीं है। मतलब क्या हुआ? ये सारी चीजें हमने एक बार वापस पढ़ ली थी, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने पे कि जैसे किसी क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और किसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने पे हमारे पास e की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा। हमने कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे थे और क्वेश्चन सॉल्यूशन करते ही हमारे पास e की पावर माइनस इन्फिनिटी आ गया, या फिर कोई संख्या आ गई और पावर आ गई माइनस इन्फिनिटी। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी को हम करें क्या? कम से कम 6-7 क्वेश्चन है जो 12th क्लास में जिसमें हम e की पावर माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी आने पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा होता क्या है। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो होता है 0। 11th क्लास में मैंने इसको ढंग से पढ़ा दिया है। e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? 0। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, माइनस घात है तो इसका मतलब अपोन इन्फिनिटी है, यानी कि किसी संख्या, ये तो हमारे पास कोई सा भी रियल नंबर आ गया, इसी के अपोन में हम कितना लिख रहे हैं? इन्फिनिटी। और r अपॉन इन्फिनिटी या 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0, क्योंकि 1 अपॉन 0 इक्वल टू कितना होता है? इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो इसीलिए बोलते हैं e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0। e की पावर माइनस इन्फिनिटी को हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। दो चीजें आगे यहां तक आपको समझने वाली, ताकि आपके हम कंफ्यूज नहीं हो। एक होता है e की पावर इन्फिनिटी। अब e की पावर इन्फिनिटी का हम आंसर यहां से इवेल्युएट नहीं कर सकते, तो जब e की पावर इन्फिनिटी आ जाता है तो क्वेश्चन को हमें आगे सॉल्यूशन करना है, जबकि ना तो अनिर्धारित रूप है ना ही निर्धारित रूप है, जबकि ये एक ऐसा आंसर है जिसको आपको आगे सॉल्यूशन करना होता है। जबकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी को हम सीधा सीधा 0 लिख सकते हैं और e की पावर माइनस इन्फिनिटी आने पर इसको हल करना है, आगे हल करना है। अच्छा,
वापस इस मुद्दे पे जाते हैं कि लिमिट का आंसर इन्फिनिटी हो सकता है नहीं हो सकता। जैसे कोई क्वेश्चन है और हम उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं और सॉल्यूशन करने पे हमने देखा कि उसकी एलएचएल ज्ञात की हमने। जैसे कोई क्वेश्चन है और उसकी हमने एलएचएल ज्ञात की और एलएचएल ज्ञात करने पे उसका आंसर आ गया इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी आने के बाद हम सीधा सीधा वहां ये लिख देंगे कि इस दिए गए क्वेश्चन में इसकी एलएचएल इन्फिनिटी आ गई तो हम इसका आरएचएल ज्ञात करेंगे ही नहीं। अच्छा, अगर आप में से कोई ऐसा बोल दिया कि सर इसका आरएचएल भी कितना आ गया इन्फिनिटी, यानी कि एलएचएल इन्फिनिटी आ गया और आरएचएल भी इन्फिनिटी आ गया, तो आप ये बोलोगे नहीं कि इसकी लिमिट का अस्तित्व है, क्योंकि एलएचएल इक्वल टू आरएचएल नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी कभी भी नहीं हो सकता। वो ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब होता है कि इतनी संख्याएं जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, यानी कि मान लिया कि एक ये जो रूम है वो कंप्लीट संख्याओं से है और ये एक दूसरा रूम है जो ये एक मान लिया बड़ा रूम है जो भी कंप्लीट संख्याओं का है, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे क्या? तो हम ये बोलेंगे कि इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं होता। तो हम यही बोलेंगे कि किसी भी क्वेश्चन की यदि लिमिट का मान ज्ञात करें, लिमिट का ज्ञात करें या कंटिन्यूटी ज्ञात करें, क्योंकि कंटिन्यूटी ज्ञात करेंगे उसमें भी हमें एलएचएल और आरएचएल ज्ञात करना होता है। तो किसी भी क्वेश्चन को यदि हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और सॉल्यूशन करते करते हमारे पास इन्फिनिटी यदि उसकी वैल्यू आ गई, तो इन्फिनिटी आने पे हम सीधा सीधा यही लिखेंगे कि इसकी लिमिट का अस्तित्व नहीं है। अब लिमिट का अस्तित्व नहीं है इसका मतलब वो फलन कभी भी कंटिन्यू नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको कंफ्यूज करती है, यानी कि लिमिट का आंसर इन्फिनिटी हो सकता है लेकिन इन्फिनिटी होने का मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व होगा। ये है हमारे पास अनिर्धारी रूप, ये निर्धारी रूप है कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आने पर उसको हम इन्फिनिटी ही लिखते हैं। अब इसके हम कुछ सॉल्यूशन और क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। मैंने वहां पे एक जो है वो सतत फलन लिखे थे। सतत फलन में मैंने कुछ चीजें लिखी थी, निरपेक्ष मान फलन जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन का आपको कंसेप्ट समझना है, क्योंकि वहां से यदि बड़ा क्वेश्चन आ गया तो उसको आपको सॉल्यूशन करना बहुत ही जरूरी होता है और इससे संबंधित अवकलनीयता और संततिता दोनों में बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं जो हमें लास्ट तक पता ही नहीं रहता कि उसने किताब में किस प्रकार से लिखा है और पासबुक में भी उसको अलग प्रकार से कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो वो आपको कंसेप्ट यहां से समझना बहुत ही ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निरपेक्ष मान फलन सिद्ध कर रहे हैं इसको, ऐसा मान के चले निरपेक्ष मान फलन। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ सूत्र लिख देता हूं। लिमिट के कुछ सूत्र है, बेसिक सूत्र, बाकी जो है प्रसार वगैरह हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें खुद को पता है कि अगर हम प्रसार करने बैठ गए तो प्रसार का मेथड अपने आप में बोरिंग है। एक या दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां हमें मजबूरी में वहां पे हमें प्रसार लिखना पड़ता है, बाकी सारे क्वेश्चन जो बिना प्रसार के हम आसानी से कर सकते हैं। मैं वही यहाँ पे आपके सूत्र लिख रहा हूं जो हमें इस एक्सरसाइज में काम आएंगे और बाकी कोई भी हमें आगे काम नहीं आने वाला। लिमिट के सूत्र, यदि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन x अपॉन x, या फिर क्या रहे लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x अपॉन साइन x, वैल्यू हमेशा होती है 1। यहां तक के लिए। अच्छा, यदि मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन 3x अपॉन x, बताओ इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 3। ये हमने भी इजीली पढ़ लिया था। या फिर ये इस प्रकार से रहे लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन 5x अपॉन टेन 3x, इसका आंसर आएगा 5/3। इसका रीजन ये है कि हम इसमें जो चीज कम पड़ रही है उसको हम गुणा भाग कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 3x होने पे हमारे पास साइन x अपॉन x हो जाएगा, तो 3 का गुणा भाग करने पे वैल्यू 3 × 1 जो उसको हम 3 लिख सकते हैं। अच्छा, एक सूत्र हमारे पास ये हो गया, एक सूत्र वो लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 10x अपॉन x इक्वल टू 1 या x अपॉन 10x, ये भी हमारे पास वैल्यू 1 के बराबर होगी। एक होता है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, यहाँ से ये चीज आपको ध्यान देनी है, बहुत ज्यादा यूज होती है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये होता है 1। एक होता है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू log a, बहुत है और कुछ जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सारे क्वेश्चन इससे आसानी से कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे जो हमने निरपेक्ष मान फलन लिखा था कि निरपेक्ष मान जो फलन है वो अपने प्रांत के सभी परिभाषित बिंदुओं पर संतत होता है। अब हम निरपेक्ष मान फलन का एक ऐसा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो ब्रॉड लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें संतत और अवकलनीयता दोनों के क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अगर एक बार में समझ में आ जाता है वो तो आसानी से हम उसको कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि निरपेक्ष मान फलन होता है f(x) = mod x। mod x का मतलब कि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही चाहिए हमें, तो पॉजिटिव होने का मतलब ये फलन है वो f(x) = किस किस प्रकार से लिखा जा सकता है। या तो ये वैल्यू, अच्छा ये कौन सा पॉइंट है जिस पे ये परिभाषित है, 0 पे परिभाषित है, क्योंकि 0 से कम या अधिक के लिए ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है। तो x कैसा रहे, 0 या 0 से बड़ा होने पे, यानी कि ये वैल्यू जो पॉजिटिव आएगी यदि x कैसा रहा, 0 या 0 से बड़ा। लेकिन 0 से छोटा होने पे वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। लेकिन हमें चाहिए पॉजिटिव, तो इसी x को हम किससे गुणा कर ले, माइनस से गुणा कर ले, यानी कि 0 या 0 से बड़ी होने पे वैल्यू पॉजिटिव, 0 से छोटी होने पे वैल्यू नेगेटिव। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन f(x) = mod of x - 1 प्लस mod of x - 2 प्लस mod of x - 3। क्वेश्चन दे रखा है f(x) = mod of x - 1 प्लस mod of x - 2 प्लस mod of x - 3 के संतत होने की जांच कीजिए। अब वो क्वेश्चन में आपको बिंदु भी दे सकता है और बिंदु नहीं भी दे सकता है, लेकिन यहां से यदि बिंदु नहीं भी दिए तब भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 3 बिंदुओं पे परिभाषित है। कैसे, क्योंकि f(x) = mod किस पे परिभाषित था, 0 पे, यानी कि इस वैल्यू को हमने किसके बराबर रख दिया था, 0 के बराबर। इसका मतलब इस वैल्यू को 0 के बराबर रखने पे किस पे परिभाषित हो जाएगा, 1 पे, इसको 0 पे रखने पे 2 पे, इसको 0 पे रखने पे 3 पे, यानी कि ये जो फलन है वो 3 बिंदुओं 1, 2, 3 पे परिभाषित है। तो हम इसको 1, 2, 3 तीनों पे चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हो सकता है आपसे 1 पे जांच करवाए, 2 पे जांच करवाए, 3 पे जांच करवाए, या फिर ऐसे ही बोल सकता है कि अपने प्रांत के सभी परिभाषित बिंदुओं पर संतत होने की जांच कीजिए। तो 1, 2, 3 यानी किस पे परिभाषित है, परिभाषित बिंदु लिख देते हैं आप, परिभाषित बिंदु। परिभाषित बिंदु हो गया x = 1, 2, 3। अब हम लिखने जा रहे हैं, जैसे हमने mod of x - 1 को लिखा था, तो mod of x को लिखा था तो इस प्रकार से लिखा था। अब इस तीनों को लिखना है, तीनों को हमने लिखना है, तो किस प्रकार से इसको श्रिंक करके लिखेंगे, एक बार डेराइव कैसे करेंगे इसको। x - 1 पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे x पॉजिटिव होता है वैसे तो वैसे। कब के लिए, x > 1 के लिए। x > 1 की यदि बात करें तो x > 1 के लिए हमेशा कैसे रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये 1 पे परिभाषित है और 1 या 1 से अधिक होने पे वैल्यू पॉजिटिव होगा। लेकिन जब 1 से छोटी वैल्यू लेते हैं तो 1 से छोटी वैल्यू लेने पे ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव इस फंक्शन का वैल्यू नहीं हो सकती, हमें पॉजिटिव लेना है। तो नेगेटिव होने की वजह से इसको हम किससे गुणा करेंगे, माइनस से। जैसे ही माइनस से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 1 - x। क्लियर। इसी प्रकार हम किसको लिखेंगे, mod of x - 2 को लिखेंगे। mod of x - 2 को लिखें तो x - 2 एज इट इज लिखा जाएगा यदि x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हुई। अच्छा, ये यदि वैल्यू 2 से छोटी हुई, 2 से छोटी होने पे वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, और नेगेटिव इसका आंसर नहीं हो सकता, तो इसको हम लिखेंगे 2 - x। इसी प्रकार mod of x - 3 को लिखने जा रहे हैं, तो mod of x - 3 को यदि लिखें तो mod of x - 3 कितना हो जाएगा, x - 3 एज इट इज यदि x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हुई, और ये हो जाएगा 3 - x यदि वैल्यू कैसे हुई, 3 से छोटी हुई। तो क्लियर। अब इसको हम एक सिस्टमेटिक रूप से लिखेंगे, क्योंकि आपको 1, 2, 3 तीनों बिंदुओं के लिए देखना है। ये तो अलग अलग बिखरा हुआ पड़ा है, ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, हमें तीनों के लिए देखना है। तो इसको नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं। जब इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे तो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 1, ये 2, ये 3। इसका मतलब 3 या 3 से अधिक की यदि बात करें, 3 या 3 से अधिक की बात करें, ऐसे कंप्लीट फंक्शन को लिख रहे हैं f(x) कब के लिए, x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होने पे, x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होने पे। क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले mod of x - 1 की वैल्यू लिखनी है। mod of x - 1 की बात आई, ये यहां पहुंच गए। अब mod of x - 1 के लिए हमारे पास इंटरवल भी दे रखा है कि कहां से कौन सी वैल्यू कब के लिए परिभाषित है। हमें कब के लिए लिखना है, x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होने पे, ये लिखा हुआ x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होने पे। x की वैल्यू ये तो 1 से छोटी है, 1 से छोटी तो लिख नहीं पाएंगे, ये 1 से बड़ी है, इसका मतलब ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यू है, तो इसको हम लिख देंगे x - 1। वापस ये क्वेश्चन का प्लस लिख दो, ये हमने क्वेश्चन का प्लस लिख दिया। फिर mod of x - 2 को लिखना है। mod of x - 2 इस प्रकार से यहां लिखा गया है। mod of x - 2 के भी आपको वैल्यू कौन सी लिखनी है,
3 या 3 से बड़ी, ये तो 2 से छोटी है, पॉसिबल नहीं होगा। तो वैल्यू हमारे पास क्या बची, x माइनस 2, इसको हम लिख देंगे x माइनस 2, वापस क्वेश्चन का प्लस लिख देंगे, फिर मोड ऑफ x माइनस 3 पे पहुंच गए, ये पहुंच गए। वैल्यू में कौन सी लिखनी है, 3 या 3 से बड़ी, 3 या 3 से बड़ी क्या हो जाएगी, ये रही x माइनस 3, तो इसको हम लिख देंगे x माइनस 3। क्लियर। अब देखिए 3 तक तो हो गया, 3 या 3 से छोटा ले लेते हैं, x की वैल्यू जो है वो 3 या 3 से छोटी, 3 या 3 से छोटी, लेकिन 2 या 2 से बड़ी, यहां तक कवर हो गया। x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी और 3 से छोटी के लिए क्वेश्चन पे आ जाए, मोड ऑफ x माइनस 1 कब के लिए लिखना है, 2 या 2 से बड़ी, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे हम x माइनस 1, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे x माइनस 1, क्वेश्चन का प्लस है ये लिख दिया। मोड ऑफ x माइनस 2 वाले फलन पे पहुंचे, ये यहाँ पे पहुंच गए मोड ऑफ x माइनस 2 वाले फलन पे, कब के लिए लिखना है, 2 या 2 से बड़ी, 2 या 2 से बड़ी हो जाएगा x माइनस 2 प्लस, फिर आपको मोड ऑफ x माइनस 3 पे पहुंचना है, ये मोड ऑफ x माइनस 3, मोड ऑफ x माइनस 3 कब के लिए लिखना है, x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी, 3 से छोटी ये हो जाएगी 3 माइनस x। क्लियर, यहां तक कवर हो चुका था। अब वैल्यू लेने आपको 2 से छोटी, x की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी या फिर 1 या 1 से बड़ी, 1 या 1 से बड़ी। ये देखें सबसे पहले इस पे पहुंच जाए, वैल्यू कैसे लेनी है, 1 या 1 से बड़ी, क्या लिखा जाएगा x माइनस 1, ये लिख दिया x माइनस 1, क्वेश्चन का प्लस लिख दिया x माइनस 2 वाले फलन पे पहुंचे, ये हम x माइनस 2 वाले फलन पे पहुंचे। जब x माइनस 2 वाले फलन पे यदि पहुंचे हैं तो वैल्यू लेनी है 2 से छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस एक्स, इसको लिख देंगे हम 2 माइनस एक्स, वापस प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, मोड ऑफ x माइनस 3 वाले पे आ गए, मोड ऑफ x माइनस 3 वाले पे आ गए। किसके लिए लिखना आपको लिखना 3 या 3 से बड़ा, 3 या 3 से बड़ा। अच्छा ये वैल्यू देखें एक बार, ये 3 या 3 से बड़ी है, ये तो हम लिख नहीं पाएंगे, वैल्यू आपको लिखनी 2 से छोटी, तो 3 से छोटी इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल होगी, ये तो 3 या 3 से बड़ा, ये तो हम लिख नहीं पाएंगे, वो वैल्यू चाहिए आपको 2 से छोटी, तो इसका मतलब 2 से छोटी केस आपको यहीं पे मिल पाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 3 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स। क्लियर, फिर आपको लिखना है, यहां तक पहुंच चुके हैं, अब आपको वैल्यू चाहिए 1 से छोटी, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 के लिए पहले वाला फलन, 1 से छोटी के लिए 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस, यहाँ पे 1 से छोटी ये पॉसिबल नहीं है, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स प्लस वापस 1 से छोटी ये पॉसिबल नहीं है, कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। इसको थोड़ा सा हम सोल्व करके लिख देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स 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 कितना हो जाएगा 3x, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस के 6। कब के लिए ये x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होने पे, यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करें, x x x एक x कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा हमारे पास x। वापस देखें -1 -2 प्लस 3 यानी कि माइनस माइनस 2, ये तो देगा 3 नेगेटिव, ये 3 पॉजिटिव, कैंसिल हो गया। वैल्यू किसके लिए, ये x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, 2 या 2 से बड़ी और 3 से छोटी। फिर ये देखिए इसको सीधी सॉल्यूशन करें, x से x कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा माइनस का x, ये हो जाएगा माइनस x। फिर यदि बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, यानी कि 4 माइनस एक्स या फिर माइनस एक्स प्लस 4। ये वैल्यू कब के लिए है, x की वैल्यू 2 से छोटी या फिर 1 या 1 से बड़ी। अब हमारे पास एक लास्ट वाली पोजीशन है, x की वैल्यू 1 से छोटी के लिए। देखें इसको सॉल्यूशन करें तो कितना हो जाएगा 1 2 3 6, ये हो जाएगा 6, माइनस एक्स माइनस कितना हो जाएगा 3x। ये इसको क्वेश्चन को इस यहाँ तक क्यों, यदि कोई क्वेश्चन लिखा हुआ तब तो बहुत आसान है, लेकिन यदि मॉड्यूलस फंक्शन इस प्रकार से लिखा गया तो सबको यहाँ तक इसको पहुँचाना जरूरी है। अब इसको कौन कौन से बिंदु पे चेक कर सकते हैं, 1 पे चेक कर सकते हैं, 2 पे चेक कर सकते हैं, 3 पे चेक कर सकते हैं। तीनों बिंदुओं पर आपको पहले से पता है कि निरपेक्ष मान फलन है, सतत फलन होगा, लेकिन किसी एक बिंदु पे हम इसको चेक करके देख लेते हैं। मान लिया हम इसको किस पे चेक करें, इसको 2 पे चेक करें। जब 2 पे चेक करेंगे तो वैल्यू कैसे हो जाएगी वो एक बार वापस देख लेते हैं। x इक्वल टू 2 पर जांच करेंगे तो LHL इक्वल टू आना चाहिए RHL, इक्वल टू किसका आना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू a पे, a कितना यहाँ पे 2। LHL की वैल्यू होती है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f a माइनस h, RHL होता है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f a प्लस h, ये हो जाएगा f a की वैल्यू जो है वो 2 है, 2 रख दे यहाँ पे, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f 2 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f 2 प्लस h इक्वल टू f2। वहां से वैल्यू देख के लिख लेते हैं कि कौन सा फलन कब कब परिभाषित है। वैल्यू 2 से कम के लिए, 2 से कम के, देखो 2 माइनस h यानी x के स्थान पे आपको
2 माइनस एच रखना है, लेकिन वो भी तब के लिए जब हमारे पास 2 से कम के लिए फलन डिफाइन है। ये रहा 2 से कम के लिए क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स। तो ये लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, एक्स के स्थान पे रखना है तो 4 तो एजीटी लिख दिया, माइनस एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे 2 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, 2 प्लस एच। 2 से अधिक के लिए कहां डिफाइन है, 2 से अधिक के लिए डिफाइन हो जाएगा ये रहा, कितना है एक्स। तो यहां आपको क्या रखना है 2 प्लस एक्स के स्थान पे 2 प्लस एच रखना है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच इक्वल टू F2, यानी कि इक्वल टू पे कौन सा वाला डिफाइन है, इक्वल टू पे भी कितना है एक्स, एक्स के स्थान पे कितना रखना है 2, वैल्यू आ जाएगी 2। सॉल्यूशन लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, 4 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, 2 प्लस एच इक्वल टू 2। लिमिट रख सकते हैं, जैसे लिमिट रखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 प्लस 0, यहाँ पे लिमिट रखेंगे 2 प्लस 0, ये भी 2 दे रखा है, तो इसका मतलब ये 2 LHL RHL 2 और फंक्शन की वैल्यू भी 2, तीनों कैसे हैं इक्वल। तो हम क्या बोलेंगे कि x बराबर 2 पर सतत फलन है, x बराबर 2 पर सतत फलन है। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। आप 1 पे भी चेक कर सकते हैं, 3 पे चेक कर सकते हैं, तो 1 और 3 पे आप इसको चेक करें और वो भी कैसा होगा सतत होगा, क्योंकि हमने शुरू से पढ़ लिया कि निरपेक्ष मान फलन एक सतत फलन होता है। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे जो आपके NCERT RBSC की जो हिंदी मीडियम का एक क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर शायद 5 होगा शायद, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसलिए हम कर लेते हैं एक बार बोर्ड पे देखें। क्वेश्चन ये है कि यदि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है, क्वेश्चन है यदि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है इसका मतलब LHL RHL फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तीनों कैसे इक्वल है। यदि 0 पर सतत है तो दिए गए वेरिएबल c की वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख देता हूं कंप्लीट। यदि फलन x बराबर 0 पर सतत है तो c की वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये लिखा गया fx इक्वल टू 1 माइनस कोस सी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। ये कब के लिए परिभाषित है, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। अच्छा ये है 1/2 कब के लिए, x इक्वल टू 0 पे। ये क्वेश्चन दे रखा है कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है तो c की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यदि fx इक्वल टू 1 माइनस कोस सी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इक्वल, ये x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, 1/2 x इक्वल टू 0 के लिए सतत दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू 0 पे बराबर है। अच्छा तीनों साथ लेके के उसको चल रहे हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू ज्ञात करनी है तो समीकरण से सॉल्यूशन करना है, तो 3 हम जो है वो कंपोनेंट साथ लेके क्यों चल रहे हैं, 2 कंपोनेंट से कर सकते हैं। तो यहां से आप चाहे LHL ले चाहे RHL ले, तो यहां से हम RHL ले लेते हैं क्योंकि LHL और RHL दोनों पे हमारे पास फलन कौन सा लिखा जाएगा, ये LHL और RHL पे दोनों पे फलन ये लिखा जाएगा क्योंकि 0 से कम व अधिक के लिए यही फलन डिफाइन है। तो हम दोनों चीजें क्यों लेके चल रहे हैं, हम RHL ले लेते हैं यहाँ पे, तो वैल्यू हो जाएगी RHL की वैल्यू होती है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, f कौन से वाले पॉइंट पे चेक कर रहे हैं 0 पे, तो 0 प्लस h इक्वल टू f 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f 0 प्लस h, यानी कि फंक्शन में आपको x के स्थान पे क्या रखना है h रखना है, तो 1 माइनस कोस सी एच अपॉन h साइन h इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। इसको सॉल्यूशन करना है, वेरिएबल क्या आ जाएगा c, जिसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। 1 माइनस कोस x इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, यानी ये जो भी कोणांक दे रखा है उस कोणांक का आधा हो जाता है। यदि यहाँ पे माइनस दे रखा है तो 2 साइन स्क्वायर कोणांक अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर सी एच अपॉन 2। यदि यहाँ पे प्लस होता है तो 2 कोस स्क्वायर सी एच अपॉन 2, लेकिन हम इसको साइन में क्यों ले जा रहे हैं, क्वेश्चन को साइन में इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन x अपॉन x बराबर होता है 1, इसीलिए हम इसको साइन में लेके जा रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ साइन मिलता है, ये भी साइन दे रखा है, जो कुछ कम ज्यादा रहेगा उसको हम गुणा भाग करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस कोस सी एच होता है 2 साइन स्क्वायर सी एच अपॉन 2, क्लियर है, इक्वल अपॉन कितना है h साइन h
इक्वल टू 1/2। क्लियर। इस लिमिट को, इस 2 को तो हम लिमिट से बाहर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन CH/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर वापस यहीं पे लगने वाला है, इनटू ये कितना हो जाएगा 1/h साइन h, क्योंकि ये 2 तो हमने बाहर लिख दिया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये 1/h साइन h आपने यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन के लिए केवल। अब देखें एक बार, ये है साइन CH/2, यदि यहां पर भी अपॉन CH/2 हो जाए तो साइन x/x इक्वल टू 1 होता है, तो हम यहां पे भाग किसका लगा दे, CH/2 का, तो ये हो जाएगा 2 लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन CH/2 अपॉन CH/2, हमने अपनी इच्छा से यहाँ पे भाग लगा दिया और ये स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, इनटू, अब देखो भाग किसका लगाया है, CH/2 के होल स्क्वायर का भाग लगाया है, तो इसका मतलब इसका वापस क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा C²H² 4 का गुणा करना पड़ेगा, C²H² 4 का हमने वापस गुणा कर दिया, इनटू 1/h साइन h। यहां तक क्लियर है, क्योंकि 1/h साइन h तो एज इट इज है, वो हमने वापस लिख दिया, इक्वल टू 1/2। अब देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास कट रही है। देखें, इस 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है, इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा। आगे लिख लेते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, और ये जो C² है वो लिमिट से बाहर लिख दें, इस C² को तो हमने लिमिट से बाहर लिख दिया, ये हो जाएगा C² लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। क्लियर। ये 2 ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, और ये एक बार वापस लिख देते हैं, साइन CH/2 अपॉन CH/2 का होल स्क्वायर, इनटू ये जो 2 है कैंसिल होने पे कितना रहेगा, 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इनटू इस h से एक h कैंसिल हो जाएगा, C² मैंने बाहर लिख दिया, तो ये हो जाएगा इनटू h अपॉन साइन h इक्वल टू 1/2। यहां तक आपको क्लियरली दिख रहा होगा। जब लिमिट 0 है तो साइन x/x वैल्यू होती है 1, लिमिट 0 है, x/sin x वैल्यू 1, तो ये भी 1, ये भी 1, 1 का स्क्वायर 1 होता तो ये हो जाएगा कंप्लीट 1, तो यहां बोलेंगे लिमिट रखने से, लिमिट रखने से, जैसे लिमिट किसी भी क्वेश्चन में यदि सॉल्यूशन करें तो एक साथ ही लिमिट रखी जाती है, तो वैल्यू हो जाएगी C² इंटू 1 इंटू 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2। क्लियर। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो C² इक्वल टू हो जाएगा 1, तो C इक्वल टू +-1, ये हम आसानी से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। वैल्यू हो जाएगी C इक्वल टू +-1। उम्मीद करता हूँ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ये 6.1 के 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो आप आसानी से आगे के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और यदि कोई किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको पढ़ना है या जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी वो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहाँ पे आप मेरे को क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं जिसका आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। थैंक यू।